मॉरल फिलॉसफी ऑफ गीता, गीता की नैतिक दर्शन। ठीक है, क्या है बच्चा नैतिक दर्शन? बताओ। नैतिक दर्शन ये है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जवाब खोजने की पुस्तक का नाम गीता है। आपको नैतिक जीवन से जुड़ा, सत्य से जुड़ा किसी भी ऐसे दृष्टिकोण जो आपको परेशानी में डालते हैं, जो जीवन के साथ असंगत हो रहे हैं, जिनके साथ आपकी सेटिंग अच्छी नहीं है वैचारिक रूप से, यानी जीवन में एक द्वंद्व पैदा हो गया है, तो ऐसे तमाम सवालों की खोज करनी है, उत्तर खोजना है इन सवालों को, तो उस पुस्तक का नाम गीता है। ठीक है ना? अर्जुन के पास क्या था युद्ध के मैदान में? द्वंद्व था कि कब शत्रु मानूं, कब भीष्म पितामह मानूं कि हमारे पितामह हैं, द्रोणाचार्य में कैसे मैं शत्रु देखूं, बाकी जो सामने खड़े हैं भाई बंधु ही तो हैं। तो युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करने का धर्म निभाऊं या रिश्ते नाते के अंतर्गत अपनी कुछ सहजता खोजूं? तो इसका उत्तर कहाँ मिला उनको? गीता में। जो बोले वही गीता हो गया, मतलब वही गीता थे, गीता उनके साथ ही थी। और महाभारत के भीष्म पर्व में जाएंगे तो वहां पे गीता को उपदेश मिलता है। ठीक है, लिखें इन द गीता, गीता में ऐसा लिखो, गीता मनुष्य के जीवन में प्रायः उठने वाले एक बहुत बड़े नैतिक सवाल का जवाब खोजने वाली किताब है। गीता को ईश्वर की प्राप्ति के लिए उच्चतम शुभ माना गया है। इसको कहा गया कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो गीता आपकी मदद करेगी। एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है वेलफेयर, कल्याण। तीसरा एस्पेक्ट है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है ना? चौथा एस्पेक्ट है, इसका लिख लो, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशलिटी, सोशलिज्म, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशलिज्म। और धार्मिक सहिष्णुता, क्या बोलेंगे? रिलीजियस टॉलरेंस। देखो बच्चा, तीन इसकी एक व्यक्ति में जब ये विशेषताएं पाई जाती हैं, या विशेषता पाने के लिए गीता पढ़ा जा सकता है, या ये विशेषताएं आपके अंदर हैं, तो समझ लो गीता का सार आपके पास है। पहला तो यह है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, आपके वश में है। इंद्रिय वश जिसको बोलते हैं, अगर हमारी मनोकामनाएं हमारे वश में हैं तो आप गीता के भाव को समझ रहे हैं। ठीक है? और जय पराजय, लाभ हानि से मुक्त हैं। गीता में यही सब तो है ना। क्या लेके आओगे, क्या लेके जाओगे, ये किसके लिए है, ये क्या करोगे, ये जीत में क्या है, इस हार में क्या है ना? और एक लास्ट होगा, राग द्वेष नहीं रखता है ये, अतिरिक्त प्रेम और नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, कोई मीनिंग नहीं। एक इसी से एक एग्जाम्पल याद आता है। कल एक लड़के ने, कोई अजय शुक्ला है, इलाहाबाद का है, वो फेसबुक पोस्ट बहुत लंबी लिखा, हालांकि मैं उतना नहीं पढ़ा, लेकिन जो 10-12 लाइन का सार मुझे समझ में आया क्या लिखना चाह रहा है। आजकल देखे होंगे कि राहुल गांधी की दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई है। यात्रा पर निकले हैं जुलाई से निकला, सितंबर से 2 महीने। तो 2 महीने में
दाढ़ी बढ़ गई है। और ये यात्रा कितने महीने की है चेला? 150 दिन की है, जनवरी तक चलेगी। 5 महीने की यात्रा है। ठीक है, तो उसने लिखा है कि अच्छा, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं यार बहुत, ये गलतफहमी में न रहे। बहुत अच्छे हाँ, बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है वो। उसने लिखा है कि आज के युग में व्यक्ति एक छोटा सा अचीवमेंट ले ले, कार खरीद ले, छोटी सी नौकरी पा जाए, छोटा मकान से थोड़ा बड़ा मकान कर ले, अच्छे कपड़े सिलाने की क्षमता विकसित कर ले, है ना, तो उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो स्वभाव हैं, मतलब कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग या कहा जाए दिखावा और इस तरीके से एटीट्यूड, मतलब वो कहना चाह रहा था कि लोगों में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ जाता है। किसी को अबे तबे कर दीजिए, उसकी भाषा बता रहे हैं, किसी को गाली दे दीजिए, किसी को आप बुरी नज़र से, मतलब देश की नज़र से देख लीजिए, किसी से थोड़ी बदकही, मतलब बातचीत बिगड़ जाए तो आप अपने ईगो पे ले लेते हैं, बात नहीं करेंगे, दोस्ती तोड़ देंगे, मतलब बदला लेने के फिराक में रहेंगे, जो वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी के बारे में लिखता है कि राहुल गांधी जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री के बीच में पला बढ़ा, जिसकी माँ को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, और उसने लगा कि अगर कोई किसी की माँ के बारे में आधी जबान बोल दे तो आदमी मारने मराने पर उतारू हो जाता है, जिसकी माँ को सबसे ज़्यादा गाली दी गई, जिसकी माँ को आज भी विदेशी कह के चिढ़ाया जाता है, जिसके जाति धर्म हिंदू मुस्लिम को लेकर के सवाल उठाया जाता है, इसी को लेकर बोला जाता है, जिसके वंश पर, मतलब अगर सैकड़ों गालियाँ अगर बहुत बुरी हैं तो वो सब राहुल गांधी के हिस्से में आती हैं, जिनको पप्पू कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो ऐसे सब लिखा है उसमें। अगर इतना किसी कॉमन मैन को कह दिया जाए तो वो आदमी बंद कमरे में सिर्फ फांसी लगाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई रसूख नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ 2 जून की रोटी खाता है, एक छोटा सा मकान है, अपनी ज़िंदगी जीता है, अगर समाज से इतना उसको मिल जाए तो वो आत्महत्या को भी सोच सकता है। लेकिन राहुल गांधी, जिसकी माँ को इतनी गाली मिलती है, जिसको राजनीति की पाठशाला में उसको अभी कक्षा 5 के विद्यार्थी के अलावा लोग मानते नहीं हैं, जिसके मतलब पूरे ताने बाने को स्वीकार ही नहीं किया जाता है, वो आदमी किस मिट्टी का बना है, कितनी गालियां खाने के बाद भी इतना बड़ा आंदोलन का मनोविज्ञान रखता है, लोगों के बीच घुसता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसने एक लाइन ये भी लिखा है कि हमें जो हम व्यक्तिगत तौर पे, हमें हमारे गांव में हमारे एक मोहल्ले के व्यक्ति ने हमको गाली दिया था, वो गाली आज भी मुझे याद है। और मैंने उसको कहा था कि मैं तुम क्या समझते हो, 2 कौड़ी के आदमी हो तुम, जब उसने गाली दिया था। लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि मोदी जी ने कहा कि मेरी माँ बर्तन धोती थी, मेरी माँ दूसरों का चूल्हा चौका करती थी, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। उन्होंने लोगों को ये बताया, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों मुझे इसलिए वोट दीजिए कि एक ज़माने में आप मेरे नाना को देते थे, मेरे दादा को देते थे, या मेरी दादी को देते थे, मेरे पिता को देते थे। वो आदमी खानदान छोड़ करके जोड़ता है, और ये आदमी खानदान पकड़ के रोता है।
वो खानदान छोड़ के राजनीति करता है और ये खानदान पकड़ के रोता है। माँ बर्तन धोती थी इसलिए वोट दे दो, मैं चाय पीता था इसलिए वोट दे दो। अरे उस आदमी का तो बड़ा अधिकार है कि मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर था, तुम्हें ने वोट दिया था, मुझे वोट दो। मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, तुमने वोट दिया था, तुम मुझे वोट दो। मैं इतना कैसे खराब हो सकता हूं? लेकिन कभी मांगता नहीं ऐसे वोट, और इतनी गाली खाता है और इतना बड़ा जन आंदोलन चला बैठा है। ऐसी स्थिति में या तो आदमी आत्महत्या करता है या तो ईश्वर बनता है। गाली खाना बहुत कठिन काम है, ध्यान रखना, बात तो उसने सही लिखा है, गाली खाना बहुत कठिन काम है। बार डांसर बोलते हैं उसकी मां को। भाई युवावस्था में कोई कुछ भी करे, माधुरी दीक्षित को कल उसके बच्चों के सामने कोई बोले स्कूल में तेरी मां नचनिया है, क्या बीतेगी उस पे? हाँ क्यों? डांस तो डांस है, ससुर चाहे सिनेमा में करो चाहे बार में करो। हम लेक्चर चाहे यूनिवर्सिटी में दे चाहे सड़क पे दे, लेक्चर तो लेक्चर ही है। आप सड़क छाप बोल देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। शब्द बदल दो गाली हो जाती है। तो वही कह रहा था कि मोदी जी सोचते होंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी औकात है। अरे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारी औकात है, उसकी तो पैदाइशी औकात थी जो दिखाया ही नहीं उसने। जिस प्राइम मिनिस्टर के, जिस पीएमओ में तुम जो है 65-70 साल की उम्र में घुसे हो, वो बचपन में उस टॉयलेट को इस्तेमाल करता था। ऐसा सब लिखा है उसने। उसमें जाता होगा राजीव गांधी से मिलने तो टॉयलेट में चला ही जाता होगा, वहीं सोता होगा, वहीं नाश्ता करता रहा होगा। जिसका पार्लियामेंट से लेकर पीएमओ तक नाश्ता और टॉयलेट की जगह हो, उसको क्या तुम समझाओगे कि राजनीति क्या है? सिर्फ वक्त को पलटने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, कह रहा था कि बढ़ती दाढ़ी में भारत की उसकी जो सघनता है, जोड़ है, और जो राजनीति है उसकी बढ़त देख रहे होंगे। दाढ़ी बढ़ा के मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बन के वोट लेने निकले थे, अब वो दाढ़ी बढ़ा के वोट लेने निकला है। इस दाढ़ी में वोट छिपा है। बिगेस्ट जो है उसकी फिलॉसफी वाली हमको लगी है। इस साला पहले का ही नहीं सोचा यार ये, हाँ? असल पहले सोचता तो सफल नहीं होता। पूछो क्यों? सफल इसलिए नहीं होता कि मोदी से मोह भंग नहीं हुआ था तब तक लोगों का, अब भंग हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमारा लेख पढ़ो आज की जनसत्ता जी, उनको धो डाला हूं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जो छापता है, हमने लिखा है, मुझे भारी मन से कहना पड़ता है कि कहीं जनता का शासन जनता पर शासन तो नहीं हो रहा है। लिखा है, लास्ट में लिखा हूं। यह बात तो हम इस ढंग से कह दिए, लेकिन हकीकत यही कि जनता का शासन नहीं है, जनता पर शासन है इस समय। आप मंदिर वंदिर में आप मत उलझिए, ये एथिक्स नहीं कहता है। एथिक्स कहता है कि बच्चों के आंखों में रोशनी और मुंह से किलकारियां निकले, बुजुर्गों की आंतों में रोटियां और आंखों में चमक दिखनी चाहिए, और युवाओं के स्पीड में जो चाल है उसमें स्पीड, और जे बटुए में धन होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है
तो जनता का शासन नहीं, जनता पर शासन है। हम बेश्या है, बहुत सुंदर है, तो उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। बाजीराव मस्तानी ने सिर्फ मुस्लिम होने के नाते इतने बड़े शासक को लोगों ने त्याग दिया। ये कट्टर व्यवस्थाओं के बीच, अगर आप सत्ता ठीक नहीं चलाते तो आपके हुकार से हुक हमारी नहीं निकलेगी। आपने देश की व्यवस्था की मां बहन एक कर रखी है, अर्थव्यवस्था की। साला नौकरी का पता ही नहीं है कब मिलेगी किसी को। आपने एक सुगबुगाहट सुनी होगी ना कि सारे यूके एसएससी का जो था वो दे दिया कमीशन को। ठीक, अभी देखना विधानसभा का, आप ही लोग बताए, कोर्ट ने स्टे दे दिया। धीरे से कब उनको नौकरी मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। फिर धीरे से जितने लोग पकड़े गए हैं स्कैंडल में, कब सब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं। तब तक आपका मानस पटल बदल जाता है ना। अखबार में पहले 2-2, 3-3 पेज छपते थे, अब धीरे धीरे ये कॉर्नर की न्यूज होते जाएंगे, गायब होते जाएंगे। आपका रोजगार रोज छीना जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। रोज की गति से छीना जा रहा है और आपकी समस्या रोज बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं। जो इस सिस्टम में, उससे पूछिए। प्राइमरी का टीचर का नौकरी खत्म हो गई। आप बैंकिंग में हमको बताइए कौन सी बैंक का एग्जाम है, एग्जाम बताओ हमको। एसएससी का एग्जाम बताओ कब है। ये जो माउंटेन वाला था, क्या नाम था, माउंटेन था एक कोचिंग, क्या नाम था यार, दिल्ली में, उसके दुनिया में सेंटर थे, सब खत्म हो रहे हैं। क्यों? आप बताओ। एसएससी का ग्रेजुएट लेवल, ये लेवल, वो लेवल, कहाँ वैकेंसी देखते हो आप? बैंक की वैकेंसी बताओ यार, पीओ की, क्लर्क की, बताओ कब है एग्जाम। साला हर संडे बैंक का पेपर होता रहता था, जब देखो बैंक का वैकेंसी आती रहती। कहाँ है वैकेंसी? खत्म। प्राइमरी की वैकेंसी खत्म, बैंक की वैकेंसी खत्म, पुलिस की वैकेंसी खत्म होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल 10 साल की नौकरी। आर्मी में भी यही हुआ ना 4 साल में, अग्निवीर। लेटरल एंट्री 50 आईएएस, 50 आईएएस हर साल लेटरल एंट्री। वैकेंसी गायब हो रही है कि नहीं, पता ही नहीं है आपको। तो मैंने क्या बोला, बच्चों की किलकारियां कहां से आएंगी? जब उसके बाप के बटुए में पैसा होगा। और उसके बाप की आंख में चमक कब होगी? जब उसके बटुए में पैसा होगा। अब बटुआ किसका? युवा का है। युवा है पैदल, इधर बच्चा रोएगा, उधर बाप के चश्मा नहीं बनेगा। खत्म हो गई बात। और एक चीज और भी बता देते हैं जो नौकरी करते हैं, कब ये फरमान आ जाए कि इतने साल वालों का वॉलंटरी रिटायर ले लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कहीं कंपलसरी ना हो जाए, ये इनका भरोसा मत कीजिएगा। इसलिए कोई रास्ता दूसरा खोजते रहिए। मैं पुलिस वालों को भी आगाह कर रहा हूं जो पुलिस में है कि इनका वॉलंटरी रिटायर्ड 50 में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। 100% करेगा कि 50 साल। हाँ, पॉलिसी पहले से ही है, वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। हाँ, पहले केवल एक रिपोर्ट लगा के। अब तो कहेंगे कि रिटायर्ड होइए, चलिए 50 में ही रिटायर्ड करेगा। किसी की बेटी की शादी रह जाएगी, किसी की पढ़ाई रह जाएगी, वो नौकरी छूट जाएगी। 50 की होती कितनी उम्र? ये हम ही लोग हैं 50 के हो गए। साला अभी तो बच्चा पढ़ना भी नहीं शुरू किए ठीक से। अग्निवीर बैंक में आने स्टार्ट हो गए। हाँ, बैंक में स्टार्ट हो गए ज्वाइन करना। अभी आजकल ज्वाइन कर रहे हैं जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है। बैंकों में भी होगा है क्या? क्या हुआ?
5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइनिंग होगी तो 5 साल बाद वो रिव्यू करेंगे, फर्दर होगा नहीं होगा, तो पेरोल पे नहीं है। मतलब उनका 5 साल की नौकरी पे आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप कुछ ऐसा आने लगे? हाँ, आने लगा, आजकल ज्वाइनिंग है। क्या क्या ज्वाइन कर रहे हैं वो? जैसे नॉर्मल बैंकिंग होती है वैसे ही करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में उनको हायर किया है। सैलरी वगैरह उनकी? सर उनका वो पेरोल में नहीं हो, अलग ही है, सेगमेंट ही अलग है। आप लोगों से मतलब जो रेगुलर वैसे उनसे हमारे जो कैटर है उसमें नहीं है, उनका अलग है, केवल 5 साल के लिए वो लोग हैं, उसके बाद क्या होगा। कितने साल के होंगे करीब वो? एक्सपीरियंस है सर, वो तो 30s में। चलो मान लेते 30s भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो तैयारी करने की एज होती है। अगर वो 5 साल में फंस रहे हैं 35 में, तब तक तो वो न राम में रहेंगे न रहीम में, बल्कि इससे बढ़िया कुछ तैयारी करते तो कहीं नायब तहसीलदार, कहीं कुछ यहाँ वहाँ में हो ही जाते। ये आने वाला है, वैसे पुलिस में भी पक्का आएगा, ये 100% आएगा। रिटायर्ड का आएगा, और ये जो आपने कहा 4-5 साल वाला, सब पुलिस में भी आएगा, सब में आएगा। ये हो गया इसका, ये 2-3 बातें हो गई इसमें। अब हम लोग आएंगे उसमें जैन में, जैन नैतिक दर्शन। इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैन जो धर्म है पर्यावरणीय नीति शास्त्र को प्रभावित करता है। मतलब जैन की जो फिलॉसफी है, अगर उसको बहुत अच्छे से रिकमेंड करके आगे बढ़ा जाए तो इन्वायरमेंटल जो फिलॉसफी है एक प्रकार से वो बहुत मजबूत होती है। जैसे एक तो देखे होंगे कि वो हिंसा बिल्कुल नहीं पसंद है उनको, तो जियो और जीनोदेव की थ्योरी पे काम करते हैं। और जियो और जीनोदेव की थ्योरी पर फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ दूसरे पर उभय निर्भरचर है। जैसे अगर कछुआ होता है तो किसानों का मित्र होता है, लेकिन कछुआ ख़त्म कर देंगे कछुआ को तो खेती बाड़ी पर कुछ असर तो पड़ा ही होगा, है ना। भुर्रिया देखे होंगे, चिड़िया होती है, भुर्रिया सुने हैं कि नहीं गांव में, जो हम लोगों के चौखट पे आके बैठ जाती थी। अब आप गांव जाइएगा प्रत्युष, भुर्रिया को देखिएगा, दिखेगी नहीं आपको, है ना। भुर्रिया वगैरह नहीं दिखती है। तोता होता आपको देखे जमाने हो गए होंगे। पहले हम लोग बाग बगीचे में उड़ते हुए तोते देखते थे, और पेड़ों पे दर्जनों तोते बैठे देखते थे, और बहुत अच्छे लगते थे वो तोते। अब तोता या तो हम लोग किसी के पिंजरा में या कहीं चिड़िया घर में दिख जाते हैं, जनरली किसी बाग बगीचे में तोते नहीं दिखते हैं। तोते उड़ गए मतलब, है ना। तो जैन धर्म जो था वो चूंकि अहिंसा था और उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो वो पर्यावरण के प्रति बहुत ही इथिकल उनका फिलॉसफी थी। कारण ये कि हमें नहीं मालूम कि सब पे देखो, हमारे इस उष्णकटिबंधीय इलाके में अगर आप जाएं तो लाखों स्पीसीज हैं यहाँ पे, और बहुत सारे एंड की ओर हैं, बहुत सारे तो ख़त्म हो गए, बहुत ख़त्म हो रहे हैं। तो उस खात्मे से कभी देखे होंगे कि जैसे मुलायम सिंह यादव जैसे मर गए ना, तो मुलायम सिंह यादव कोई राजनीति तो कर नहीं रहे थे, वे राजनेता थे, अब उम्र हो गई, बुढ़ा गए थे, मर गए। लेकिन उनके मरने से हो सकता है कि उनके घर में कई लोगों को जो पॉलिटिक्स है, जो तौर तरीका है, वो थोड़ा निगेटिव हो जाए, खराब हो जाए। आप समझे ना। जैसे घर में जब पिता का देहांत होता है तो बच्चों के लिए शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बच्चों के लिए जो एक नैतिकता की पाठशाला थी वो चला जाता है। आपको लगेगा क्या है, बच्चे हैं अपना, जैसे किसी बच्चे को तुमको क्या दिक्कत है, वहां जाने में तुमको क्या दिक्कत है, ये आप अपने ढंग से देख रहे हैं ना, उसके ढंग से देखो। ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ जीव जंतु हैं जो हम अपने ढंग से देखते हैं। हमको लगता है हम गमले में पेड़ लगा के पर्यावरण को सुरक्षित कर लेंगे, जंगलों को काटते रहेंगे और अपने घर में गमले लगाते रहेंगे। वाह। तो जैन धर्म जो है नेचुरल कट का था,
पर्यावरण प्रेमी थे एक प्रकार से, और इनका हालांकि बौद्ध धर्म को भी इस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन आगे उनका थोड़ा सा अलग फिलॉसफी है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि कल जब आप ऑफिसर बने तो जैसे पर्यावरणीय चीज़ें हैं, उनको आप कोई नुकसान कर रहा है तो आपके पास अथॉरिटी है, थोड़ा उसको आप समझा बुझा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। हम हमेशा इंटरव्यू में बच्चों को बताते हैं कि आपको जो घर मिलेगा उसके जो बाग बगीचे होते हैं उनमें आप खुद मतलब काम करवाइए कि लगे, लोगों को प्रेरणा मिले कि देखो ये लोग यार इतना पेड़ तो यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ लगाया है, वहाँ लगाया है। और जहाँ जाइए स्कूल वगैरह में देखें, नहीं आजकल लोग पौधा, फूल के बजाय पौधा देते हैं। पहले वो फूल देते थे ना, अब वो एक नर्सरी से एक को पेड़ देते हैं, पौधा देते हैं। ये चलन में क्यों आया? कहीं ना कहीं आप सफरर हो रहे हैं। नामीबिया से शेर क्यों मंगाया आपने? चीता इसीलिए मंगाया आपके पास चीते नहीं हैं। आप महसूस किए कि आपके पास चीते नहीं हैं, तो वैसे ही आप महसूस कर रहे हैं आपके पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए? फूल तो मुरझा जाते हैं, फेंक देता आदमी। पेड़ दे दो तो जाके कहीं गमले उमले में या कहीं बाग बगीचा होगा तो आगे पीछे लगाएगा ही। तो जरा लिखिएगा, द बिगेस्ट contribution of Jain moral philosophy from the point of view of public ethics, from the point of view of public ethics, in that it accept environmental ethics, that it accepts environmental ethics. लिखें, सार्वजनिक नैतिकता की दृष्टि से जैन नैतिक दर्शन का सबसे बड़ा योगदान यह है, जैन नैतिक दर्शन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह पर्यावरणीय नीतिशास्त्र को स्वीकार करता है, पर्यावरणीय नैतिकता को स्वीकार करता है। लिखें, जैनिज्म एक्सेप्ट्स द सोल आर सोल नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट इन ऑल बीइंग्स एंड इवन नॉन लिविंग। ऑल बीइंग या लिविंग लिख दें उसको, अभी देखते हैं इसमें। ऑल लिविंग आर एंड इवन नॉन लिविंग, ऐसा कर लीजिए, है ना। लिखें, जैन मत मनुष्यों में ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों और निर्जीवों तक में जीव और आत्मा को स्वीकार करता है। जीव और आत्मा को यहां सोल एंड सोल ही हमने लिखा है ना। एक जीव को तो आप क्या बोल सकते हैं? प्राणी बोल सकते हैं, एनिमल, एनिमल एंड सोल भी बोल सकते थे उसको। जीव या आत्मा को स्वीकार करता है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, वहीं तक बनाइए, ठीक है। इसमें सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि वह जीवन तो छोड़ दीजिए, निर्जीवों में भी आत्मा और सोल देखता, पत्थर, पेड़, ये पत्थर और ये पेड़ और जितने ये सब में भी। तो सोचो कि अगर वो पेड़ में भी जीव देख रहा है, पत्थर में भी देख रहा है, न हिमालय तोड़ने देगा, न ग्लेशियर पिघलने देगा, न पेड़ कटने देगा, तो क्या रहेगा? पृथ्वी अपने ढंग से अगर बदलती है तो बदल जाए, हम बदलने में कोई मदद नहीं करेंगे। समझ रहे? जैसे इस देहरादून में चाय का बागान था, अगर वो चाय का बागान चाहे मौसम के कारण, किसी कारण, या लीची का पेड़ अपने से लीची ना आए पेड़ों में, वो होना हो जाए, लेकिन पता चला कि हम लीचिए के पेड़ ही नहीं होने देंगे, तब तो हम बदल दिए उसको। बासमती का ये पूरा एसबीटी से लेकर के पूरा ये इधर चले आइए जहाँ सॉलिटेयर होटल है, ये सब, ये पूरा जो इलाका था ये बासमती चावल के लिए जाना जाता था। और उसके पीछे जहाँ टीएचडीसी कॉलोनी बनी वो चाय बागान हुआ करता था, है ना। तो वहाँ कॉलोनी बन गई, वहाँ एसबीटी बन गई। ऐसा अगर हम बदलाव कर दिए तब तो हम मदद कर रहे हैं बदलाव में, पृथ्वी बदल रही है, हम भी मदद कर दिए और तेजी से बदल जाएगी।
लेकिन ऐसा हो जाए कि एक दिन चाय का बागान ही खत्म हो गया, वहां पता चला कि कुछ और चीज उगाया नेचुरली, क्योंकि बर्फ की सिल्लियां तो हम रखने नहीं गए हिमालय पे, न नदियों को हमने कोई दिशा दिया है, न नदियों में बाल्टी बाल्टी भर पानी डाल के बहा रहे हैं हम। ये सब नेचुरली हो रहा है, बस हम उसमें गंदगी ना डालें, सीवेज के पानी ना डालें, इंडस्ट्री का पानी ना डालें, उसको मारें ना, ख़त्म ना करें। तो पर्यावरण जैसा चल रहा है बदलाव वैसे चलता रहेगा, आने वाली लोग आते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी अपना इस्तेमाल, आओ जाओ खाओ निकलो यहाँ से। प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता हमारा, आओ खाओ जाओ। चीज है कि असल में होता हर चीज का सिलसिला कैसा है, ये थिंकिंग के ऊपर है। देखो जैसे हम लोग जिस एज में हैं, अराउंड माना 50, एक सर्विस क्लास होता है अराउंड 60 रिटायर्ड होता है। देखो चूंकि ये नौकरी 21 से मान लो 22 से शुरू हो गई, तो जनरली 60 आते आते वो नौकरी से साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल वो बूढ़ा हो जाता है ना। अरे यार 25 में, चलो 25 साल की नौकरी, 25 की उम्र पे आए तब भी 35 साल नौकरी किया है ना। लेकिन कोई राजनेता अगर 60 साल में मंत्री बनता है, अब वो 25 साल में है ये अब उसकी उम्र 25 है, अभी साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिलोसफिकली वो बूढ़ा नहीं है। मोदी साहब का 50 डेट ऑफ बर्थ है, 14 में बने, ये 64 साल में प्राइम मिनिस्टर बने। हम 25 में नौकरी पाए ना, इसलिए 35 साल में हम सेचुरेटेड हो गए, ये 64 में पाए ही हैं। तो सेचुरेशन आते आते कम से कम 20 साल तो चाहिए, कम से कम। जब बीआरएस लें तो इसका मतलब 84, 2024, 2029, 2034 तब विचार करेंगे कि अब हमको वॉलंटरी प्राइम मिनिस्टर रहूं या दे दूं यार किसी को। अभी सेचुरेटेड नहीं है, वो विचार से, शरीर से बूढ़ा नहीं है। क्या विचार से बूढ़े नहीं, शरीर बूढ़ा हो रही है, क्योंकि नौकरी है उनको 64 साल में मिली है आप समझ गए कि नहीं। जिसको 64 साल में नौकरी मिलेगी वो सेचुरेटेड 5-10 साल में नहीं होगा। जैसे किसी को 50 साल में यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना दीजिए, 10 साल नौकरी के वो रिटायर्ड के, शरीर हो सकता है रिटायर्ड के लायक हो, मन नहीं है रिटायर्ड लायक। ये होता है खेल। आप समझ गए कि नहीं। इसलिए ये लोग बोलते हैं 2050 तक, जबकि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि सेचुरेटेड नहीं है ना। यार आज आपको नौकरी मिल जाए, आपसे कहेंगे रिटायर्ड कब लोगे, तो आप बोल सकते हो कि 5-10 साल में, 25 साल की उम्र में। बोले देखेंगे, 15-20 साल पहले नौकरी तो कर ले, सेचुरेटेड नहीं हुए आप। तो अभी सत्ता पाने वाला व्यक्ति सेचुरेटेड नहीं होता। 18 साल तक तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और मरे तो प्राइम मिनिस्टर ही मरे। सेचुरेटेड हो सकता हो गए हों कि अब यार हो गया बहुत, लेकिन ये सोचने में 18 साल तो लगा होगा ना। तब अब 5 साल जो आप कह रहे हैं, 5 साल जिनको बैंक की नौकरी मिल रही है, वो अभी नहा के निकलेंगे नहीं कि इधर वो तौलिया गीली फिर मिल गई। इतना गैप कम रखोगे, सेचुरेटेड ही नहीं होगा। उसके 5 साल ऐसे निकल जाएंगे और रहेगा यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसको कहते 20 साल 15 साल तो हो सकता है वो अभी के लेना तैयार होता, लेकिन 20 साल यार ठीक है। हमारे यहाँ एक राणा जी थे, उनको कैंसर हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी थे। पहले उनके हमें रेंट पे रहता था यहाँ से पहले, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे वो।
उनको यहाँ कैंसर हुआ, जर्दा वर्दा खाते थे, माउथ कैंसर हुआ, बाद में संभल नहीं पाए, मर गए। वो जब बहुत बीमार होने लगे, कैंसर, ऑपरेशन कराए, गाल उल का चमड़ा यहाँ का वहाँ का काट कूट के लगाए, जैसे देखते नहीं टीवी में दिखता है। तो हम लोग जाते थे अक्सर, कभी चेन्नई, कहाँ, ऐसा बहुत इलाज चला उनका, बहुत पैसा भी लगा, 20-25-30 लाख खर्चा हुआ। फिर जॉली ग्रांट में भी दिखाते थे, कभी यहाँ पस पड़ रहा, कहीं है, कहीं यहाँ कैंसर हो गया, कहीं वो साला सेल्स होता है, जहाँ जहाँ जाता है सब गड़बड़ कर देता है। बहुत दर्द हो उनको हाथ पैर में, बड़े मजाकिया टाइप के थे, दर्द को भूल के भी हंसते थे। तो करीब वही 50-50 के आसपास उम्र रही होगी, सन 2015 की बात। तो वो कहते थे कि सिंह साहब 50 की उम्र भी ठीक है, थोड़ा यार बच्चे छोटे रह गए, नहीं कोई नहीं, आदमी जीना चाहे 50 साल भी बहुत हो जाता है। मतलब ऐसे बोलते थे वो, अरे ठीक है 50 साल भी जी लिए, इतना भी बहुत है। तो वो बोलते समय वो दरअसल हमको बताना नहीं चाहते थे, हमको मतलब बता नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी तसल्ली खोज रहे थे। खोजता है आदमी, तो जैसे आपको कोई समय ही न दे किसी तरह का, कहे नहीं आपको हम बिल्कुल समय नहीं देंगे, और आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय दे दो बस। जब इस परिस्थिति में 1 घंटे का समय मिलेगा तो आप यही कहेंगे, अरे यार 1 घंटा भी बहुत होता है। जो लोग जेल में होते हैं और 15 दिन के पैरोल पे छोड़े जाते हैं, वो 15 दिन के पैरोल पे नहीं आते हैं, वो 15 महीना का पैरोल लगता होगा उनको। हर क्षण को सही से जी के जाते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ कैसे। हम लोग तो अक्खा ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं। अब 50 साल की उम्र, चलो सिंह साहब 50 साल भी ठीक है यार, कौन सा क्या है, नौकरी कर लिए, सब ठीक है, यही नौकरी करते रहते, डायरेक्टर बन जाते, कुछ बन जाते, वो तो देख ही रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं, ऐसे वैसे करते करते मर गए। अभी शरीर स्वस्थ हो तो 100 साल जिंदगी को चाहिए। ये शरीर खुद बताती है कि कब तुम्हारी जिंदगी कितने के लायक है, मन खुद बोल जाता है सत्य। लेकिन वही कैंसर नहीं हुआ तो कभी नहीं बताए कि सिंह साहब 50 साल की उम्र भी ठीक होती है। तब तो दूसरे मंजिले का मकान बनाना है, बच्चों को IIT के लिए वहाँ कोचिंग के लिए भेजना है, तब तो ऐसी प्लानिंग चलती थी। तब तो आपकी प्लानिंग में ये था ही नहीं 50 साल ही होता है। तो लाइफ जब सैचुरेटेड हो जाती है ना, तो जो मिली है वही 100 साल हो जाती है। क्या समझे? आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत बीमार होता है, अपने घर में देखे होंगे, अपने परिवार में, रिश्ते में, ए राकेश, हाँ 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 बुआ, बबलू नहीं आया, दिखता नहीं बबलू, अरे उसको भी देख लेते। अब आप जैसे बबलू आ गए, बबलू को देख के खुश हो गए, उसको पता है कि ससुरा आधा घंटा में हमारी ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन बबलू को देखने के बाद खुश हो गए। आदमी अपने बहुत अल्प समय में भी खुश होने के रास्ते खोजता रहता है। अभी गौतम बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो यही सब है, अल्प समय में। ऐसे हम जब स्वस्थ थे तो कभी बबलू याद नहीं आए, कभी बबलू याद नहीं आए कि बबलू को देखना है। अब जाने की घड़ी है, आधा घंटा में मरने वाले हैं, अब बबलू देख के खुश हो रहे हैं। क्या जीवन होगा ये, सोचो कैसा जीवन है ये। इसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं हूं। 2014 की ही बात है बच्चा, बनारस की लास्ट वोटिंग होनी थी। 2014 में इलेक्शन हुआ था, मई तक गया था।
26 मई को पीएम बने थे ना पहली बार 14 में। हमारी बहन बड़ी थी, 56 साल की, बीमार थी, वो बहुत बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। हमको बहुत बाद में लोग बताए तब जब उसने कहा कि उसको बुला लो जरा, उससे भी मिल लेते। तो जब मेरे पास फ़ोन आया कि बहन बीमार है और ऐसा ऐसा कह रही है, तो मैं यहाँ से गया 12 तारीख को, 12 मई को 12 मई को गया, यहाँ से लखनऊ गया हवाई जहाज़ से, तब इलाहाबाद फ्लाइट नहीं चलती थी। फिर लखनऊ से 6 बजे करीब हमको फ़्लाइट उतारा, फिर वहाँ से हम 10 साढ़े 10 बज गया हॉस्पिटल पहुँचते इलाहाबाद। तो देखे वो बहुत परेशान थी। तो वही जो आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, बाबा आ गए, ऐसे 1-2 वर्ड ऐसे बोली, थोड़ा ऐसा साला बड़ा दृश्य ही बड़ा गड़बड़ था वहाँ का। मैं उसके बाद मिलने के बाद देर तक हॉस्पिटल में रहा, बाहर वहाँ ज़्यादा मिलने नहीं देते थे। हम चले गए, हम लोग रात को करीब 12 बजे, आईसीयू में जो रहता है सब बाहर सोते रहते हैं, आप देखे ही होंगे। सवेरे 5 बजे मेरे भांजी का फ़ोन आया। अब आप जानते हैं कि अगर 5 बजे 4 बजे रात फ़ोन आए तो आप समझ जाइए कि कुछ। उसने बताया अम्मा ख़त्म हो गई। तो आप इस बात को समझिए, वो एक 10 दिन से पड़ी है वहाँ पर, और 10:30 बजे रात हम उससे मिल रहे हैं और सवेरे वो मर गई। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग हिंदू धर्म में स्पिरिचुअली कोई चीज़ को सोचते हैं, यह वह परिप्रेक्ष्य होता है जो क्षण में, यानी कुछ समय के भीतर व्यक्ति की तसल्ली अटकी रहती है, और उस अटकी तसल्ली में जो उसके प्राण होता है वो फंसा रहता है कि बबलू नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। शरीर तो जान निकालने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो मन स्थिति में अटकाव है, उसी में कहीं आत्मा भटकी है। और जैसे ही आप बबलू आए और मुस्कुरा दिए, आप उसको रास्ता मिला, निकल गई आत्मा। जैसे ही हम सामने पड़े तो जो अटकी हुई थी मेरी बहन, उसमें उलझी हुई थी कि आया नहीं, उसको पता नहीं है, बुलाओ उसको, मिलना है, जिद करती रही होगी। तो जब मैं गया तो उसने जब मुझे देखा तो उसके जो कहते ना कि जो अड़चने थी वो थोड़ी सी उसकी नर्वस खुल गई, और जो आत्मा फंसी थी वही निकल गई वहीं से। तो आदमी बहुत ही अल्प अवस्था में जानता है वो कब मरेगा, उतना ही हो जाता है। मरने वाला आदमी जानता है कि मरेगा वो, बस ये पता नहीं पाता है कि हम मरने वाले हैं, पर मरने वाला है वो जानता है। जैसे हमने क्या बोला, जब आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो आप अपने मन से पूछे तो आपका मन बताएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। मन बताता है कि हम जाने वाले हैं, तय है, बट इतने अल्प समय में होता है, बता भी नहीं पाता और बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी अटका रहता है कि लोग परेशान हो जाएंगे ना। जैसे आप बुखार छुपा लेते हैं, वैसे वो मरने वाला है, मरने वाले को भी थोड़ा कम कर लेता है। तो जो जैन और बौद्ध धर्म है, यह हिंदू धर्म के ही परिचायक रहे हैं, लेकिन इसमें इसमें भी अगर जान है, प्राण है, इसके अंदर भी इतनी स्ट्रांग अगर आपकी फिलॉसफी हो गई है, किसमें भी प्राण, तब तो फिर आप परम ही हैं। फिर तब तो आप कुछ, अगर मैं सोचूं कि टाट पट्टी के अंदर भी अगर कोई जीव है तो उसको भी नुकसान ना हो, तो बाप रे, आप तो फिर तो जबरदस्त ही चीज होंगे। फिर आप इस फिलॉसफी से उस पर्यावरण को देखिए, आपको क्या लगता है, वह जैसे उसको बुखार है या खांसी आ रही है, आपको आ रही है, आपको क्यों आ रही है बताइए? ये जुकाम उखाम क्या है? वायरस। जुकाम वायरस है ना, वायरस मरता नहीं है, ध्यान रखना।
वायरस को मारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। HIV वायरस इसीलिए तो नहीं बचा पा रहा है ना हम लोग, वायरस है ना, वायरस मारने की दवाई ही नहीं बना पा। ये क्या था, ये कोरोना क्या था, वायरस था, तो हमने दवाई कहाँ बना पाए उसको मारने की। हमने तो इम्यूनिटी बढ़ाई, हमने तो डोज लगा लगा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई कि वायरस का इफेक्ट ना पड़े। जैसे हमने अपनी शरीर मजबूत कर दिया, अगर कोई धक्का देगा तो चोट नहीं लगेगी, साला गिरेंगे नहीं, धक्का तो दे ही रहा है, बस हमने मजबूत कर लिया, हम गिरेंगे नहीं। तो ये वायरस है। वायरस क्यों लपेटा हमको? क्योंकि शरीर कमजोर है। शरीर क्यों कमजोर है? क्योंकि कमजोर पर्यावरण में रहते हैं। टेबलेट खा खा के तो माएँ आजकल के बच्चा पैदा करती हैं, पेट फड़वा करके, टेबलेट खा करके। और हम लोगों के जमाने में 5, 6, 8 बच्चे तो माँ लोग ऐसे ही घर ही में। रघुआ देख, छोटा भैया हुआ है तेरे को, रघुआ देख। और ये बदलाव नुकसान क्यों हुआ? आजकल आप देख रहे हैं 8 महीने में बच्चे पैदा हो रहे हैं। बताएं कारण? अंदर क्यों नहीं रहना चाहता वो? हार्मफुल बना दिया इसका पर्यावरण। उसकी माँ भी तो वही खा रही है, वही कद्दू, वही इंजेक्शन, वही चिकन खाया उसकी माँ, इंजेक्शन लगा चिकन, भक बच्चा भी वही खून पिया, बोले अम्मा आ रहा हूं मैं 8 महीने में। तो जैन धर्म की फिलॉसफी में अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो सब टाइमली चलेगा ना, सब जल्दबाजी, नदी जल्दी सूखेगी, बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, पृथ्वी जल्दी नष्ट हो जाएगी, भुर्रिया, चिड़िया, तोता हमने न पैदा किए थे, लेकिन मारने में हमारा योगदान जरूर है। अगर इस एथिक्स को थोड़ा सा डेवलप कर लिया जाए, कहीं जरूरत हो कि भाई जियो और जीने दो, जैन धर्म की फिलॉसफी है कि प्राणियों में ही नहीं, जो नॉन लाइव चीज़ें हैं अलाइव, उसमें भी जीवन होता है। इस फिलॉसफी से ये पता चलता है कि पर्यावरणीय नैतिक शास्त्र अगर समझना हो तो जैन धर्म एक मजबूत उपाय है। बस हो गया, यही लिखना है और यही लिख दो। इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे तो इतिहास ही हुई है। फिर अब पूछेंगे तीर्थंकर थे, फलाना थे, ढिमका थे, केवल जैन धर्म की फिलॉसफी।